फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मेघा स्टडी सर्कल। मैं मेघा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं लेकर आई हूं आपके लिए टॉप मोस्ट ईवीएस के क्वेश्चन। इसमें ईवीएस पेडागोजी भी शामिल है। ये वीडियो आपके सीटेट एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों। इसलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या है कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर और शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। तो हमारा आज का क्वेश्चन है दोस्तों, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसा गतिविधि से जोड़ना चाहती है जिनमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त कार्य के लिए ठीक रहेगा? नज़दीकी के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना, समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना, उचित ए बी साधन के लिए स्मार्ट कक्षा कक्ष का प्रयोग कर। तो दोस्तों, अगर हम अपने क्वेश्चन की तरफ फिर से एक बार चलते हैं तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो वाणी है वो अपने बच्चों को, जो इसको उसके स्टूडेंट हैं, वो ऐसी गतिविधि से जोड़ना चाहती है जिसमें उसकी इंद्रियां शामिल हों। बच्चों की जो इंद्रियां होती हैं, हमारी 5 इंद्रियां होती हैं दोस्तों, ठीक है, ये हम जानते हैं। तो ये जो इंद्रियां हैं वो शामिल हों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए दोस्तों हो जाएगा, क्योंकि किसी स्थान के क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। अगर बच्चे कहीं घूमने के लिए जाएंगे, किसी क्षेत्र का भ्रमण करेंगे, तो क्या है, उनकी सारी इंद्रियां जो हैं वो एक्टिव रहेंगी। जैसे कि वो आँखों से बहुत सी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है ना, और जो है मुंह से बोलकर उस चीज़ के बारे में पूछेंगे, कानों से उनके आंसर सुनेंगे, और तो उनका हाथ पैर एक्टिव रहेंगे। हर चीज़ जो है बच्चा पूरा एक्टिव रहेगा। कहाँ एक्टिव रहेगा दोस्तों? कहीं भी क्षेत्र भ्रमण पर अगर वो जाए तो, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाए। अगर हम साधनों की बात करते हैं दोस्तों, तो इंद्रियों के आधार पर अगर हम देखें तो ये 3 प्रकार के साधन होते हैं। एक तो दृश्य साधन होता है, ठीक है ना दोस्तों। दूसरा अपना कौन सा साधन होता है? श्रव्य सामग्री होती है। और दूसरा दृश्य श्रव्य सामग्री होती है। दृश्य साधन की अगर हम बात करें तो उसको विजुअल एड्स बोलते हैं दोस्तों। जैसे कि कोई देखने वाली चीज़, जैसे कि बोर्ड है जो मैं इस पे आपको पढ़ा रही हूँ दोस्तों, ये क्या है? ये एक दृश्य साधन है, ठीक है ना। ये हम देख सकते हैं, या आप लोग देख सकते हैं जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना। बोर्ड को हिंदी में दोस्तों श्याम पट्ट बोलते हैं। श्याम पट्ट है, चार्ट है, कोई वास्तविक वस्तु है जिसको छूकर दिखा रहे हैं, चित्र है, पोस्टर है, कार्टून है, मानचित्र है। ये चीज़ें जो है द्रव्य साधन में, दृश्य साधन में आ जाती हैं दोस्तों। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि श्रव्य सामग्री कौन सी होती है, तो श्रव्य सामग्री की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये वो साधन होते हैं जिन्हें सुना जा सकता है। जैसे कि रेडियो है, टैप रिकॉर्डर है, ऑडियो है, टैप लाउड स्पीकर है, ठीक है ना। तो और शिक्षक जो अपने सहपाठियों के साथ जो बातचीत करते हैं, वो भी किस में आ जाता है? श्रव्य सामग्री में आ जाता है, ठीक है। ये अपनी पहली और दूसरी सामग्री होगी। तीसरी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो दृश्य और श्रव्य दोनों सामग्री होती हैं, ठीक है ना। ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है ना। तो इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं। अब अगर हम दोनों चीज़ों की बात करें तो इसमें, इसके अंतर्गत क्या आता है दोस्तों? इसमें आता है टेलीविज़न। टेलीविज़न यानी टीवी होता है। टीवी को दोस्तों जो है हम देख भी सकते हैं, और जो टीवी में बोलते हैं वो सुन भी सकते हैं, ठीक है ना। चलचित्र होता है, सिनेमा होता है, कठपुतली होता है, नाच, नुक्कड़ नाटक, मल्टीमीडिया प्रस्तुतिकरण, कोई कहानी जो रंगमंच पे जो कहानी होती है, ठीक है ना। ये सारे किस में आ जाते हैं? ऑडियो विजुअल एड में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका आंसर हमें पता चल गया है कि वाणी अपने स्टूडेंट्स को ऐसी गतिविधि से जोड़ना चाहती है जिसमें उसकी इंद्रियां शामिल हों बच्चों की। तो वो जो है ऐसी जगह बच्चों को लेके जाएगी, मतलब कहीं घुमाने के लिए बच्चों को लेके जाएगी, और उसका भ्रमण, मतलब जगह का भ्रमण बच्चे करेंगे, जिससे बच्चों की इंद्रियां एक्टिव रहेंगी। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आप अपने शिक्षार्थियों
आप अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करते हैं? ठीक है, शिक्षार्थियों का मतलब होता है दोस्तों स्टूडेंट्स को, ठीक है ना। आप अपने स्टूडेंट को ईवीएस के समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती हैं? क्यों करती हैं दोस्तों? ये विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं, ये मनोरंजन संसाधन उपलब्ध हैं, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जोड़ने में सहायता करते हैं, ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं। तो ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं, ये तो इसका करेक्ट आंसर नहीं लग रहा है। ये मनोरंजन मतलब मनोरंजन के लिए हम जो है पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं, ये भी सही नहीं है। मनोरंजन के लिए तो और भी काम होते हैं, वो कर सकते हैं। ये शिक्षार्थी को प्रतिस्पर्धा बनाते हैं, ये भी सही नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। ये शिक्षार्थियों को अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। उन्हें शिक्षार्थियों जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें पता चलता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है ना। ठीक है, तो जो है आप अपने स्टूडेंट को समाचार पत्रों को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करेंगे कि समाचार पत्रों का उपयोग क्यों होता है? पढ़ने लिखने सुनने बोलने गणित सामाजिक अध्ययन और विज्ञान में कौशल बढ़ाने के लिए जो है समाचार पत्रों का प्रयोग किया जाता है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्यों करते हैं? मतलब पर्यावरण अध्ययन जब पढ़ाते हैं तो प्रश्न क्यों करते हैं? क्यों करते हैं दोस्तों? कोई कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए क्यों करते हैं क्वेश्चन। अगर आप मान के चलो क्लास में पढ़ा रही हैं और बच्चों से क्वेश्चन कर रही हैं उस टॉपिक के ऊपर, तो क्यों कर रही हैं क्वेश्चन? बच्चों से क्वेश्चन अनुशासन बनाए रखने के लिए कर रही हैं? बिल्कुल भी नहीं। ध्यान खींचने के लिए कर रही हैं? नहीं। नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए कर रही हैं? नहीं। क्यों कर रही हैं आप क्वेश्चन? कोई कक्ष में जिज्ञासा बढ़े, क्योंकि एक बच्चा अगर सही आंसर देगा तो जो बाकी के बच्चे हैं वो ध्यान लगाकर सुनेंगे कि क्या है कि हम भी इसका आंसर दें और जिज्ञासा बढ़ेंगी, ठीक है ना। ठीक है, तो क्या होता है कि जो हम प्रश्न करते हैं, प्रश्न करने से बच्चों में ना सिर्फ आत्मविश्वास तो पैदा होता ही है और उनमें विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक सोच भी जो है विकसित होती है। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इसको आप बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा। कि देखिए आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते, अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 120 मीटर की दूरी जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पार करके अपने विद्यालय पहुंच जाते हैं। तो वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन है, ये डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन अक्सर सीटेट के एग्ज़ाम में या फिर किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में जो है पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा ये हम देखेंगे। देखिए हम पहले मैं थोड़ा आपको समझा देती हूँ कि देखिए ये इस टाइप का रहता है, ठीक है ना। ये ऊपर उत्तर होता है, ठीक है, ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है और ये दक्षिण होता है। इतना हम लोग अच्छे से जानते हैं। अब ये क्या बोल रहा है उसके हिसाब से हम चलेंगे। क्या बोल रहा है कि एक्स पर आपका घर स्थित है, ठीक है ना। तो ये एक्स से ही हमारा घर स्थित है, ठीक है ना। और एक्स से हम कितना 125 मीटर की दूरी पर चलते हैं। कहाँ की तरफ चलते हैं 125 मीटर की दूरी पर दोस्तों? दक्षिण में 125 मीटर की दूरी पे हम चले, ठीक है ना। ये चले हम दक्षिण की तरफ। अब फिर क्या बोल रहा है कि फिर पूर्व में 100 मीटर की दूरी चलते हैं, तो पूरब में 100 मीटर की दूरी चले। फिर क्या बोल रहा है ये कि पार करते हैं, अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर की दूरी चलते हैं। उत्तर में फिर से 125 मीटर की दूरी पे हम चलते हैं, यहाँ पे हम पहुँच गए हैं, ठीक है ना। और बाय पर आप पहुँच जाते हैं, ये बाय पे हम पहुँच गए हैं, ये हमारा घर है, ये हमारा विद्यालय है, ठीक है। तो टोटल हम कितनी दूरी चले 125 यहाँ पे चले हैं, 100 यहाँ पे चले हैं, 125 जो है हम 125 हम यहाँ पे चले हैं, ठीक है ना। तो हमें ये बताना है कि जो हमारा विद्यालय है जो हमारा घर है और विद्यालय है इसके बीच की दूरी कितनी है इसके बीच की दूरी। तो दोस्तों जितनी दूरी इसकी होगी उतनी दूरी इसकी होगी। ये कितनी है? ये 100 है, तो ये भी 100 होगी, ठीक है ना। 100 होगी, लेकिन 100 कैसी है? ये कैसी है? 100 मीटर है पश्चिम, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा
एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग अगर हम ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक की चर्चा करते हैं तो उनमें 6 विषयों में से एक चीज़ क्या है, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ठीक है ना, ये 6 चीज़ें क्या होती हैं ये मैं आपको आगे के क्वेश्चन में जो है डिटेल्स में बताऊँगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। तो मुख्य रूप से समयग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, निर्णय वाले कथनों को लिखना, मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, बच्चे की रुचियों और संबंधों की पहचान करना। तो इनमें से क्या है जो नहीं लिखना चाहिए। तो क्या नहीं लिखना चाहिए दोस्तों, क्या ऑप्शन क्या है, ए, सी और डी, ए, बी, डी, सी और ए, बी और सी। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों देखिए क्या हो जाएगा कि मुख्य रूप से समयग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, ये नहीं लिखना चाहिए। ठीक है ना, निर्णय वाले कथनों को लिखना, ये नहीं लिखना चाहिए। मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, ये तो लिखना चाहिए। और बच्चों की रुचियों और संबंधों की पहचान करना, ये भी लिखना चाहिए। 2 चीज़ें नहीं लिखनी चाहिए। तो ए और बी कहाँ पर है, तो ए और बी अपना ऑप्शन बी में मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है दोस्तों, ए और बी अपना कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन बी में मिल रहा है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या क्या नहीं लिखना चाहिए अपन को, उपाख्यान अभिलेखों में मुख्य रूप से समयग्रस्त स्थितियों की पहचान करना और निर्णय वाले कथनों को लिखना, ये चीज़ें जो है नहीं लिखनी चाहिए। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन में क्या सीखा है कि उपाख्यानात्मक जो रिकॉर्ड होता है उसमें निर्णय वाले कथनों तथा समयग्रस्त स्थितियों की पहचान करने वाले कथनों को दर्ज नहीं करना चाहिए। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे। ठीक है ना, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे दोस्तों। तो पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापन का प्रबंध करेंगे, एक पाठ में 2 या अधिक विषयों को मिलाएंगे, अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे। तो आप कैसे करेंगे, तो देखिए ये विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे, ये चीज़ तो सही नहीं है। अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे, नहीं, क्योंकि क्या है कि ना हम ये जानते हैं कि अच्छा मतलब बेहतर शिक्षा के लिए जो है हर सब्जेक्ट को एक दूसरे से लिंक करके पढ़ाना चाहिए। तो सभी विषयों को अलग अलग कर देंगे तो ये चीज़ नहीं है सही। एक पाठ में 2 या अधिक विषयों के क्षेत्रों को मिलाएंगे, ये बात बिल्कुल सही है। एक पाठ में 2 या 2 से अधिक क्षेत्रों को मिलाकर पढ़ाएंगे। ठीक है ना, पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापन का प्रबंध करेंगे, ये कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है ना, तो इसका बी ऑप्शन जो है दोस्तों करेक्ट हो जाएगा अपना। देखिए दोस्तों, ईवीएस का अध्ययन एकीकृत पर्यावरण विज्ञान के रूप में करना प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के संबंध में जागरूक और सक्षम होना है। ठीक है ना, हमारी भागीदारी और जागरूकता एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जो पर्यावरण की रक्षा करता है। अज्ञानता ने कई समस्याएं उत्पन्न की हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण की रक्षा करना हर इंसान का कर्तव्य है। ठीक है ना, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत क्या चाहता है दोस्तों। तो जो पुनीत है वो अपने शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा देता है और उन्हें भोजन के विषय में पढ़ाने के लिए पहले ये कहता है कि पाचन तंत्र को जो है बनाकर दिखाओ। तो पुनीत क्या चाहता है दोस्तों, पुनीत चाहता है कि पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। ठीक है ना, पाचन से संबंधित जो विद्यार्थी हैं उनके विचारों को प्राप्त करना कि विद्यार्थियों की सोच क्या है पाचन को लेकर। अगर हम पाचन की बात करें तो पाचन वह क्रिया है जिसमें भोजन को जो है छोटे छोटे घटकों में देखिए बांट दिया जाता है। क्यों बांट दिया जाता है, क्योंकि वो रक्त के साथ मिलकर जो हमारे शरीर में रक्त बना सकें। ठीक है ना, पाचन तंत्र में भोजन का पहले अंतर्ग्रहण होता है, फिर पाचन अपशोषण होता है, फिर मल त्याग होता है, ये सारी क्रियाएं जो हैं उसमें होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों कि जो पाचन भोजन के विषय में पढ़ाने से पहले वो पाचन तंत्र बनाने के लिए कहता है। क्यों कहता है, क्योंकि जो विद्यार्थी हैं वो पाचन से संबंधित विचारों को प्राप्त कर सकें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन से के संबंध में सही नहीं है। क्या सही नहीं? अगर हम बात करें दोस्तों तो रचनात्मक आकलन या निर्माणात्मक आकलन जो होता है उसका कार्य क्या होता है कि शिक्षा प्रक्रिया की दशा का ज्ञान कराना। यह आकलन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान लगातार होता रहता है, ठीक है ना। इसका तात्पर्य किसी शैक्षणिक कार्यक्रम, योजना, प्रक्रिया आदि में मूल्यांकन करके सुधार किया जाए, ये होता है, ठीक है। इसका प्रयोग अधिगम के लिए किया जाता है, ठीक है ना। ये जो आकलन होता है इसका प्रयोग क्यों होता है? अधिगम के लिए किया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है इन सब में आ रही हैं, ठीक है ना, इसमें नहीं आ रही है, लेकिन रिपोर्ट कार्ड में प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये गलत है इसलिए ये सही है, ठीक है ना। ये सही नहीं है मतलब ये गलत है इसलिए इसका आंसर ये सही है। नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादिता छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए स्मिता को दोस्तों? तो स्मिता को जो है एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करना चाहिए जो ऑटो चालक है, ठीक है। स्मिता को क्या करना चाहिए? कक्षा में किसी ऐसे बच्चे की माँ को आमंत्रित करना चाहिए जो क्या है? ऑटो चालक है, ओके। क्योंकि स्मिता बच्चों को ये बताना चाहती है कि जो आदमी औरत होते हैं, जो गर्ल्स बॉयज़ होते हैं, उनमें कोई भी अंतर नहीं है। जो काम एक आदमी कर सकता है वो काम एक औरत भी कर सकती है। तो उसको प्रैक्टिकली कैसे समझा सकती है स्मिता कि कोई बच्चा है जिसकी माँ क्या है, एक वर्किंग वूमन है जिसकी माँ जॉब करती है, जो आदमी जॉब करते हैं वैसी ही एक उसकी माँ जॉब करती है। तो उसकी माँ को जो आमंत्रित करके यानी इनवाइट करके अपनी कक्षा में ये बता सकती है कि देखो ये औरत होते हुए ये भी काम कर रही है। मतलब क्या है ना, जो लैंगिक विषमता है उसको ख़त्म कर, मतलब वो दिखाना चाहती है कि दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। कक्षा 5 के समियन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय कौन सा है? ठीक है ना। देखिए, कक्षा 5 के कुछ मान चलो बच्चे हैं वो अपना काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर कोई विद्यार्थी अपने काम को जो है नहीं करके लेकर आ रहा है, अपने वर्क को नहीं करके लेकर आ रहा है, होमवर्क नहीं कर रहा है, तो एक शिक्षक होने के नाते क्या करना चाहिए? तो उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य देना चाहिए। ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है कि उसे आसान होमवर्क दे दो तो वो करके लेकर आ जाएगा। नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने के लिए बोलना चाहिए कि नहीं, कोई दूसरा बच्चा उसका काम पूरा करवा दो, ये भी गलत है बिल्कुल। ऐसे वो तो बिल्कुल नहीं सीख पाएगा। माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें। बच्चा नहीं सीख रहा है, माता पिता कहाँ से बीच में आ गए? माता पिता कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो क्या इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है कि उसकी कठिनाइयों का पता लगाएं कि बच्चा काम क्यों नहीं कर रहा है, कौन सी चीज़ें बच्चे को समझ में नहीं आ रही है, बच्चा होमवर्क नहीं करके लेकर आ रहा है। तो पहले उसकी कठिनाइयों का पता लगाएं और फिर उसके अनुसार ही उसको गृह कार्य दें करने के लिए, ठीक है ना। और उसके अनुसार उसको गृह कार्य दें और वो बच्चे से बात करें कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों तुम जो है काम करके नहीं लेकर आ रहे हो। तो इसका ये करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अपना हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए इस विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का उद्देश्य क्या है? क्या चाहती है मुस्कान? मुस्कान है उसने ये बोला है कि परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग नहीं होना चाहिए। ये वाद विवाद के ऊपर उसने एक जो है आयोजन रखा। तो क्यों रखा, क्या चाहती है मुस्कान? ठीक है, तो ये हमको बताना है कि मुस्कान क्या चाहती है। तो मुस्कान क्या चाहती है, यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। यह पूरी तरीके से परिवहन में डीजल वाहनों का प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। तो गलत है बिल्कुल। यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। ये भी नहीं ठीक लग रहा है थोड़ा। वह आधुनिक वाहनों का उपयोग के लाभों
पर छात्रों का संवेदनशील बनाना चाहती है, ये तो कोई समझ में नहीं आ रहा, सही नहीं है। तो इसका जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है कि यह है इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करेगा। बच्चे जो हैं कई दृष्टिकोण से जो है सोचेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपना चलते हैं कि ईवीएस के मानचित्रण कौशल, ईवीएस के मानचित्रण कौशल स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है, लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है, पूर्वानुमान और गणना के कौशल को जो है विकसित करता है, रिकॉर्डिंग कौशल को जो है विकसित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा कि जो ईवीएस के मानचित्र कौशल है ये स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। क्या करता है? स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम देखिए 14 अपने क्वेश्चन पे आ गए हैं। 14 नंबर का जो है हमारा क्वेश्चन चल रहा है दोस्तों। और देखिए क्या बोल रहा है कि ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है, तो दी गई सूचना और विवरणों से सीखने में है, पाठचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में, पाठचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकतापूर्वक सिखाने में, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने में और संकल्पनाओं की अधिक संख्या में परिचय देने में। तो इसका करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा कि ईवीएस की एकीकृत प्रकृति जो है वो पाठचर्या का भार कम करके शिक्षार्थियों यानी जो स्टूडेंट हैं उनको सार्थकता पूर्वक सिखाने में सहायता करती है। तो डी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, सी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 15 पे हम आ गए। 15 क्या बोल रहा है? देखिए, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? क्या नहीं है दोस्तों व्यापक संकेतक? तो अवधारणा मानचित्रण। क्या नहीं है? अवधारणा मानचित्रण। अवधारणा मानचित्रण में प्रयुक्त शब्दों के बीच में संपर्क बनाने पर बल देने से आपको अपनी समझ को जानने में मदद मिलती है। अवधारणा मानचित्र बहुत सरल भी हो सकती है और बहुत कठिन भी हो सकती है। पदानुक्रम जो संरचना वाले भी हो सकते हैं, ठीक है ना, जिनमें समान अवधारणाएं शीर्ष पर होती हैं और अधिक विशिष्ट अवधारणाएं जो हैं नीचे की तरफ होती हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवधारणा मानचित्रण। नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल बरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। ठीक है, इस अनुच्छेद को शामिल करने का उद्देश्य क्या है? ठीक है ना, कुछ साल पहले जो भारत के तालाबों के जो बना था उसमें अल बरूनी का अवलोकन के आधार पर जो है एक अनुच्छेद दिया हुआ है कक्षा 5 की ईवीएस की बुक में। तो ये देने का उद्देश्य क्या है, क्यों दिया हुआ है ये पाठ? तो यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकन की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को कुछ 100 साल पहले भारत में मौजूद तकनीकी की सराहना करने में मदद करता है, या फिर यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका का सराहना करने में मदद करता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये ऑप्शन वाइज होगा कि केवल AC है, कि ABC है, कि ACD है, या फिर केवल A और B है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा, देखिए ऑप्शन सी, A, C और D। तो A क्या है अपना? यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है, ये सही हो जाएगा अपना। C कौन सा है? यह शिक्षार्थियों को 100 साल पहले भारत में मौजूद तकनीकी की सराहना करने में मदद करता है, ये सही हो जाएगा। और D क्या है कि यह शिक्षार्थियों को इतिहास के साक्ष्य भूमिका की सराहना करने में मदद करता है, D सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन C जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 17 पे हम आ गए हैं। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाए। क्या बोल रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के लिए जो है कौन सा संदर्भ सही है, ये हमें बताना है। ठीक है ना, तो क्या बोल रहा है? पहला कि कक्षा 1 और जो कक्षा 2 की जो बुक्स हैं पर्यावरण की, उनमें जो भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण को पढ़ाया जाए। तो ये तो बात तो सही है, ठीक है ना, ये सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 2, 3 और 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाए।
ठीक है। और ये तो नहीं सही है। 1 और 2 तक कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान द्वारा पढ़ाए जाएँ। ये सामाजिक विज्ञान और विज्ञान अभी नहीं आना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं को पढ़ाया जाता है। तो ये तो ठीक है, लेकिन इन सब का अगर हम देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही क्या है, तो इसका जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि आंसर सारे ही सही होते हैं, लेकिन उन चारों में से जो है हमको सबसे अच्छा और सबसे परफेक्ट आंसर ढूंढना होता है कि क्वेश्चन जो पूछा हुआ है उसमें कौन सा आंसर जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बैठ रहा है। ठीक है ना? तो इसलिए हम कभी कभी हम चारों ही हमें ऐसा लगता है कि सही हैं और होते भी हैं, लेकिन जो है बिल्कुल क्वेश्चन पर जो आंसर सही फिट बैठता है वो कौन सा होता है, तो वो हमें देखना होता है। पेडागोजी की यही एक सबसे बड़ी समस्या होती है, इसलिए काफ़ी लोग पेडागोजी पढ़ने के बाद भी जो है क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है ना? तो हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि 18 पे हम आ गए हैं कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है। देखिए, पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए बच्चों को क्या है ना, खोजने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है। ये क्यों दिया जाता है? तो क्यों दिया जाता है ये कि पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जा सकता है, याद करके सीखा जा सकता है। गलत है। शिक्षक केंद्रित तो नहीं। शिक्षक केंद्रित के मतलब शिक्षक केंद्रित की तो बात आती ही नहीं है पेडागोजी में। पेडागोजी में बात सिर्फ किसकी आती है? बाल केंद्रित की। किसकी आती है? बाल केंद्रित। ठीक है ना? कोई भी शिक्षा होती है पेडागोजी में अगर हम पूछे कि शिक्षा क्या है, तो शिक्षा बाल केंद्रित होती है। ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर हमें सबसे परफेक्ट आंसर यही दिख रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। क्या है कि पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। ठीक है ना? क्या संकलित करता है ये हमको बताना है। तो पहला क्या है कि पर्यावरण शिक्षा सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को संकलित करता है, या फिर विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को संकलित करता है। पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं को, या फिर विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसका जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि पर्यावरण अध्ययन की अगर हम बात करें तो पर्यावरण शिक्षा सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं के मुद्दों को। ठीक है ना? पर्यावरण अध्ययन में तीनों आ जाते हैं। पर्यावरण शिक्षा आ जाती है, सामाजिक अध्ययन आ जाता है और विज्ञान की अवधारणाएं आ जाती हैं। इन तीनों को जो है संकलित करता है कक्षा 3 से 5 तक के लिए। ठीक है? नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए वांछनीय गतिविधि है? ठीक है? तो पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना, केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना, या फिर विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक कक्षाओं को संबोधित करना। तो इसका कौन सा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इसका डी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डी क्या बोल रहा है दोस्तों कि विभिन्न विभिन्न कक्षाओं को बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? बच्चों का सक्रिय भाग लेना। ठीक है ना? ये भी इसका सही आंसर हो जाएगा कि बच्चे सक्रिय होंगे तभी कुछ सीख पाएंगे। बच्चों को सीखने के लिए देखिए एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? बच्चों के समुदाय के सदस्य। ठीक है? पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा। क्या पूछा है इन्हें कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण के अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण होगी? बच्चा कैसे सीख पाएगा? तो बच्चा कैसे सीख पाएगा बच्चों? तो बच्चा सक्रिय होगा तब बच्चा सीख पाएगा। पाठ्य पुस्तकें कोई महत्व नहीं रखती हैं। ठीक है ना? अगर पाठ्य पुस्तक हैं तो क्या बच्चा सीख जाएगा? अगर मान के चलो बच्चों को पाठ्य पुस्तक खरीद के दे दी अध्ययन करने के लिए, क्या सीख जाएगा? नहीं। उसके लिए बच्चे का सक्रिय होना जरूरी है। ठीक है? समुदाय का सदस्य होना जरूरी है, और पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा को समझना जरूरी है। ठीक है ना? तो इसका जो है ऑप्शन 1 3 सॉरी क्या है ये, सॉरी क्या लिखा हुआ है कि पर्यावरण
ये लिखा हुआ है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में दी गई व्याख्या और परिभाषा, इसमें ये नहीं लिखा है कि परिभाषा को समझना, ठीक है ना, ओनली ये लिखा है, तो ये सही नहीं होगा। मुझे थोड़ा समझना इसमें दिखाई दिया इसलिए, तो इसका जो है पहला और दूसरा ही सही होगा। कौन सा? पहला और दूसरा ही इसका सही होगा। तो इसमें जो ऑप्शन वो दिया हुआ नहीं है, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, पहला और दूसरा, ठीक है। तीसरा आप लोग हटा दीजिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, पहला और दूसरा जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है? तो देखिए, ठीक है, तो ऑप्शन में दिया है भोजन, जानवर, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, परिवार और मित्र, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि भोजन की अगर हम बात करते हैं तो भोजन हुआ, परिवार और मित्र हुआ, और हम चीज़ें कैसे सीखते हैं, तो ये किस में आ जाती हैं दोस्तों? ये तीनों चीज़ें हैं जो वो पर्यावरण की थीम में आ जाती हैं। ये पर्यावरण की क्या है? थीम है। और ये उप प्रकरण पूछा है, यानी क्या पूछा है? उप थीम पूछा हुआ है इन लोगों ने, ठीक है ना। तो ये तीनों तो पर्यावरण की थीम में आ गई। पर्यावरण की थीम की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें आती हैं पर्यावरण की थीम में दोस्तों? तो भोजन आता है, ठीक है ना, पानी आता है, ठीक है, पानी आता है, आवास आता है, आवास आता है, परिवार और मित्र आते हैं, और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। ये 1 2 3 4 5 ये 5 चीज़ें जो होती हैं ये पर्यावरण की थीम में आती हैं, ठीक है ना। उप थीम के बारे में बात करी है तो बचा जानवर, तो ये उप थीम में आ जाएगा। जानवर की जगह अगर दोस्तों कुछ और भी दिया रहता, ठीक है ना, उप थीम की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पर्यावरण की उप थीम में आती, तो पहले नंबर पे आता है अपना आपसी संबंध। अगर हम लोग उप प्रकरण की बात कर रहे हैं, उप थीम की बात कर रहे हैं, तो पहले हमारा आता है आपसी संबंध। दूसरे में अपने उप थीम में आता है कार्य और खेल। तीसरे में आता है दोस्तों जानवर, और चौथे में आता है पौधे। ये 4 जो होते हैं ये परिवार एवं मित्र की उप थीम होते हैं, ठीक है। किसकी उप थीम होते हैं? परिवार और मित्र की। किसकी उप थीम है? ये परिवार और मित्र की उप थीम है। इसकी उप थीम ये चारों हैं, ठीक है ना, और ये थीम है 5, ठीक है। तो उप थीम पूछा हुआ है तो इसका करेक्ट आंसर जानवर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। क्या पूछ रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य क्या है, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक हैं, एक टीचर हैं जो पर्यावरण जो ईवीएस पढ़ाते हैं, और वो बच्चों से कह रहे हैं कि आप जानवरों का अवलोकन करिए और उनका चित्र बनाइए। तो वो क्यों कह रहा है टीचर ऐसा? तो टीचर क्यों कह रहा है ऐसा? तो टीचर ऐसा क्यों कह रहा है कि बच्चों में सृजनात्मकता का विकास हो, ये सही है, ठीक है ना। सृजन करना सीखें बच्चे, ठीक है ना। बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास हो, ये भी बिल्कुल सही है। बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास हो, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। सौंदर्यगत संवेदना बच्चों में विकास हो उसका, और है ना जो बच्चों में अवलोकन और रचना कौशल, जो बच्चा रचना कर रहा है उसका भी विकास हो, और सृजन करना ही बच्चा सीखे। तो तीनों सही हैं। तो तीनों किस में आ रहे हैं दोस्तों? ये ऑप्शन सी में जो है आ रहे हैं, 1 2 और 3। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है, तीनों सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। कैसे जोड़ा जा सकता है? बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए प्रभावशाली तरीके से कैसे जोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो वृत्तांत, कहानियाँ सुनाकर, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या करके, या फिर शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या करके। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ये ऑप्शन ए हो जाएगा कि वृत्तांत और कहानियाँ सुनाकर जो है बच्चों को प्रभावशाली तरीके से पर्यावरण अध्ययन से जोड़ा जा सकता है। अगर हम कहानी के तौर पर जो है बच्चों को पढ़ाएंगे इन्वायरमेंट, तो बच्चा जो है अच्छे से उसको समझेगा, अच्छे से उसको सीखेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए अपना हो जाएगा कि केवल ए और केवल 1 और 2 यानी वृत्तांत और कहानियाँ, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन माना गया है, ठीक है ना। संसाधन कौन सा है जिससे बच्चे जो है पर्यावरण अध्ययन को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्रभावशाली तरीके से दोस्तों सीख सकते हैं। तो कैसे सीख सकते हैं? देखिए, परिवार के सदस्य से भी सीख सकते हैं, ठीक है, समुदाय के सदस्य से सीख सकते हैं, समाचार पत्र से भी सीख सकते हैं। ये तीनों ही जो है बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है।
ये तीनों ही बिल्कुल करेक्ट हैं। करेक्ट तो ये कक्षा से भी सीख सकते, ये भी ठीक ही था थोड़ा सा अगर देखा जाए, मतलब एक थोड़ा 50% अगर देखा जाए तो ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन में जो है 1 2 3 और 4 ये चारों नहीं दिए हुए हैं, तो ओनली ये दिया हुआ है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो 1 2 और 3 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। ठीक है, तो किसका होता है अनुसरण? तो अमूर्त से मूर्त, अज्ञात से ज्ञात, या फिर ज्ञात से अज्ञात, या फिर वैश्विक से स्थायी। ठीक है ना, ये ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों अपना हो जाएगा अमूर्त से मूर्त। अमूर्त से मूर्त। क्या बच्चे जो सीखते हैं वो कैसे सीखते हैं? अमूर्त से मूर्त की ओर जो है बच्चे सीखते हैं। ठीक है, अगर हम पर्यावरण की बात करते हैं दोस्तों कि पर्यावरण शब्द का जो बना हुआ है वो किससे मिलकर, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। परि का मतलब जो होता है जो हमारे चारों ओर है, आवरण का मतलब होता है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। तो सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत अगर हम देखें तो पर्यावरण अध्ययन अमूर्त से मूर्त का अनुसरण करता है। पर्यावरण अध्ययन किसका अनुसरण करता है? अमूर्त से मूर्त की ओर अध्ययन करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछ लिया जाता है दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर में जो है काफ़ी पूछ लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देख लीजिए कि पर्यावरण अध्ययन क्या अनुसरण करता है? तो अमूर्त से मूर्त की ओर अनुसरण करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में शिल्प कला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है। क्यों बल दिया जाता है? मतलब जो है चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है। क्यों? समूह में सीखना, क्योंकि समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, ये सही है एक। ठीक है, और कौन सा सही है? तीसरा सही है कि समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतः क्रिया को बेहतर करता है। ठीक है, ये सही है। तो ये दो जो हैं बिल्कुल सही हैं। तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, 2 और 3। नेक्स्ट हम चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों अपना हो जाएगा ऑप्शन डी, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। बच्चों के उत्तरों को जो है सही और गलत में नहीं आंकना चाहिए हमें। कि तो इससे क्या होता है, देखिए ये बाकी सारी चीज़ें तो सही हैं कि कक्षा 5 से भी इस पाठ्य पुस्तकों की, इसलिए मैंने आपको पढ़ के नहीं बताई हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। बच्चों का जब हम आकलन करते हैं तो बच्चों के उत्तर को सही या गलत नहीं बोलना चाहिए। ठीक है ना, बस उनके उत्तर को हमें सुनना चाहिए। अगर वो गलत बोल रहे हैं तो उनको समझाना चाहिए। ठीक है, लेकिन उन्हें ये नहीं बोलना चाहिए कि नहीं ये तुम्हारा जो आंसर है वो गलत है। ठीक है, तो बच्चों के बच्चे जो उत्तर देते हैं उनके सही या गलत आंकने से जो है बचना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बोल रहा है ये नेक्स्ट क्वेश्चन? कक्षा 5 की शिक्षिका एक टीचर है, एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों के फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है। एक टीचर है वो जो कहती है बच्चों से कि जो ये फर्श पर जो है आप शक्कर के दाने डाल दो और उनको चींटियों के आने तक का इंतज़ार करो। ठीक है ना, कि चींटियाँ कब तक आती हैं। तो बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक क्या करना चाहिए, शिक्षक को जो है बच्चे और अच्छे से सीख पाएँ। तो क्या करना चाहिए कि बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, कि बच्चे जो हैं आपस में अवलोकन करें, अनुभव साझा करें एक दूसरे से और उस टॉपिक पे जो है चर्चा करें। तो इससे क्या है बच्चे और अधिक तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? तो वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। क्या है इसका? वार्षिक उपलब्धि परीक्षण जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बाकी जो हैं ये रचनात्मक आकलन का साधन है सीखने का। ठीक है ना, ये सब हैं लेकिन ये नहीं है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। NCF
2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के उद्देश्य नहीं होने चाहिए। एनसीईआरटी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इसलिए आप जो है इस टॉपिक को जब भी एग्ज़ाम देने के लिए जाएँ तो इस टॉपिक को जो है अच्छे से पढ़ कर जाएँ, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी 2005 एनईएफ जो मैंने आपको पीछे बताया था, इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं सीटेट में, और भी कोई भी मतलब केवीएस या फिर कोई भी टेट एग्ज़ाम होता है। तो ये 31 का जो है इसका सी जो है अपना करेक्ट हो जाएगा कि पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको पूरा पढ़ के इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि वीडियो जो है हमारा काफ़ी लंबा जा रहा है ऑलरेडी, तो इसलिए मैं इसको पूरा पढ़ के नहीं बता रही हूँ आपको। नेक्स्ट हम चलते हैं कि क्या बोल रहा है नेक्स्ट कि पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय में नहीं रखा गया है। क्यों नहीं रखा गया है ये हमें बताना है। पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को जो है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय में नहीं रखा गया है। तो दोस्तों क्यों नहीं रखा गया है ये हमको बताना है। तो क्यों नहीं रखा गया है, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, इसलिए नहीं रखा गया है, ठीक है। कक्षा 1 से 5 तक की किताबों में, ठीक है ना। क्यों नहीं रखा गया है, क्योंकि इस आयु के जो बच्चे होते हैं वो अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है। क्यों उप विषय के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है दोस्तों, क्यों किया गया है। तो बच्चों के देखिए स्थानीय परिवेश के मुद्दे से जुड़े हुए और अंत संबंधित समझ के विकास के लिए पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है दोस्तों, क्योंकि पाठ्यक्रम के द्वारा वह स्थानीय परिवेश के मुद्दे को समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ए। क्यों, क्योंकि वह पाठ्यक्रम के द्वारा स्थानीय परिवेश के मुद्दे को समझ पाएंगे, ठीक है ना। बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दे से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए जो है ऐसा किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। देखिए दोस्तों मैंने पीछे आपको बताई थी, ठीक है ना, जिसका आंसर था कि हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। मैंने बोला था कि आगे हम इस चीज़ पे जो है चर्चा करेंगे। तो देखिए ये पूछा गया है कि पूछा है कि जो 6 थीमें हैं उनमें से एक कौन सा है जो नहीं है, ठीक है ना। तो 6 थीमें कौन कौन सी हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने पीछे आपको 5 थीमें दोस्तों बताई थी, मैं एक थीम बताना भूल गई थी। यात्रा भी जो है उसमें इंक्लूड आप कीजिएगा, ठीक है ना। यात्रा भी जो है वो एक थीम है। तो जो है 6 थीमें हैं टोटल। कौन कौन सी थीमें हैं दोस्तों, परिवार और मित्र, दूसरी है भोजन, तीसरा है पानी, चौथा है आवास, पांचवा है यात्रा और छठवा है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये पूछा है कि 6 थीमों में से एक नहीं है। तो देखिए आवास तो थीम है, ठीक है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये भी थीम है, भोजन भी थीम है, काम और खेल ये जो है ये थीम नहीं है, ये उप थीम है। ये क्या है दोस्तों, ये उप थीम है। और किसकी उप थीम है, ये परिवार और मित्र की उप थीम है। जो 5 उप थीम है मैंने आपको पीछे बताई हुई हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, काम और खेल। ऑप्शन 20 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 35 पे हम आ गए हैं। तो देखिए निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है, ठीक है ना। कक्षा 1 और 2 का अगर हम बात करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन के विषय के संदर्भ में कौन सी चीज़ जो है वो सही है, तो जो है दोस्तों पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन जो हम पढ़ाते हैं जो, तो उनके मुद्दों संबंधों का संपादन किससे, गणित के माध्यम से होता है कक्षा 1 और 2 की पुस्तकों में, ठीक है। तो हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरणीय अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्या एक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए, सी और डी, ए, सी और डी ये तीनों चीज़ें जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बच्चों को सक्रिय भागीदारी होना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर
सिखाना चाहिए। ठीक है, बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कक्षा में ही पर्यावरण अध्ययन सिखाया जा रहा है, कक्षा से बाहर भी जो है पर्यावरण अध्ययन बच्चों को सिखाना चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे मुमकिन है? ये ऐसे मुमकिन है कि बच्चों को कहीं बाहर घुमाने लेके जाएं। ठीक है, जिससे क्या है, बच्चे बाहर का परिवेश देखेंगे, बाग बगीचे तालाब के किनारे, ये भ्रमण कराने के लिए बच्चों को लेके जाएं। तो ये चार दीवारी से बाहर भी जो है अध्ययन बच्चों का होना चाहिए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपने क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 37 पे हम आ गए हैं। 37 क्वेश्चन पे हम जो है आ गए हैं। ठीक, ओके। तो अब हम क्या है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति खाली स्थान है। पर्यावरण अध्ययन से अगर बच्चों को जोड़ना है तो सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है दोस्तों? किस्से और कहानियाँ। बच्चे हैं छोटे छोटे, वो किस्से और कहानियाँ जो है मन लगाकर सुनेंगे। ठीक है, उनको तुम लेक्चर दोगे, व्याख्याएं करोगे तो वो नहीं सुन पाएंगे। ठीक है ना, किस्से और कहानियाँ बच्चे अच्छे से सुनेंगे और किस्से और कहानियों के जरिए हम जो है बच्चों को पर्यावरण अध्ययन से जोड़ सकते हैं। अगर आप कक्षा 1, 2, 3, 4 की किताब में उठा के देखो तो आप लोग पाओगे कि जो है बुक्स में जो EVS की जो बुक होती है उसमें कहानी से मतलब कहानियाँ लिखी रहती हैं। उसमें फिर मोरल रहता है कि हमें ये कहानी से ये चीज़ सीखने को मिली या फिर ये चीज़ सीखने को मिली। ठीक है ना, तो किस्से और कहानियों से जो है बच्चे ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? सच नहीं है दोस्तों, ये पूछा गया है तो कि कौन सा है जो सच नहीं है? तो पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, ये तो 110% सही है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एक ही किरत होती है, ये भी बिल्कुल सही, हम पढ़ चुके हैं ऊपर। पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, वर्णों और परिभाषाओं पर तो बिल्कुल भी बल नहीं देता है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, ये तो बिल्कुल सही है। बच्चे अपने परिवेश में जो है ज़्यादा से ज़्यादा खोज सकते हैं पर्यावरण अध्ययन से। ठीक है, तो ये सारे सही हैं। कौन सा गलत है दोस्तों? बी वाला बिल्कुल गलत है और इसमें गलत ही पूछा गया है कि सच नहीं है। ठीक है ना, कौन सी? ये तीनों बातें तो सच हैं, ये बी वाला सच नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन आ गया है, इसमें जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। 39 पे हम आ गए हैं। क्या बोल रहा है कि एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य क्या होता है? क्यों करता है वो ऐसा? इसका उद्देश्य क्या होता है ये हमें बताना है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? इसका उद्देश्य होता है कि बच्चों के प्रक्रिया कौशल का आकलन करना, बच्चों को खोजने का अवसर देना, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना। ठीक है, बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार में विभेद करना, ये तो गलत है, विभेद तो होता ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये तीनों ही सही हैं, तो जो है ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए बी और सी। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 40 पे हम आ गए हैं। 40 क्वेश्चन पे हम आ गए हैं दोस्तों कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों करना चाहिए दोस्तों? तो इसका जो है करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा कि पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा। यह शिक्षक को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। तो इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ए बी और सी। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन करने के संकेतक नहीं होना चाहिए? तो क्या नहीं होना चाहिए? याद करना, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार और सहभागिता। तो यह सहभागिता होना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार, प्रश्न पूछना, ये तो होने चाहिए। याद करना ये कोई वो नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन में आकलन हेतु प्रश्न पूछना, सहभागिता और न्याय और समानता के प्रति सरोकार आदि संकेतक होने चाहिए, लेकिन कौन सा नहीं होना चाहिए? याद करना। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए अपना हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। 42 पे हम आ गए हैं कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन करने के लिए अवसर देना चाहिए। यह स्व आकलन क्या है? ठीक है ना, ये जो स्व आकलन है ये क्या है?
तो ये क्या है दोस्तों, सीखने के समान आकलन है। ये क्या है, ये सीखने के समान आकलन है, स्व आकलन। ठीक है, तो पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक द्वारा बच्चों को स्वयं अपने आप आकलन करने का अवसर देना चाहिए। यह स्व आकलन का अर्थ है सीखने के समान आकलन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है, इस पर जो है प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है, क्यों है जो शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर ये चीज़ पढ़ा रहा है। तो जब शिक्षक खाना किस प्रकार खराब होता है, इस पर कोई प्रयोग करने के लिए बच्चों का समूह बनाता है, क्योंकि यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। ठीक है, कि जो है ग्रुप स्टडी करना, ठीक है ना, किसी चीज़ पे ग्रुप स्टडी करना, तो जो है सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है और बच्चों की सामाजिक अंतरक्रिया में सुधार करता है। ठीक है, तो इसमें ग्रुप स्टडी कहाँ अपन को दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो ग्रुप स्टडी जो है सहपाठी अधिगम ये अपना दिख रहा है, और यह बच्चों की सामाजिक अंतरक्रिया में सुधार करता है। तो जो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल ए और बी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल ए और बी। नेक्स्ट हम चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। कौन सा है जो पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो कौन सा इसमें पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं कि बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। देखिए, खोजना, बच्चे किसी मतलब हाथ से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना, तो ये तो उद्देश्य है पर्यावरण का। बच्चे में जिज्ञासा लाना और सृजन करना बच्चा सीखे, ये भी उद्देश्य है। परिवेशीय मुद्दे पे बच्चा जागरूक रहे, वो भी उद्देश्य है। लेकिन ये कहना बच्चों को कि जो पाठ्य पुस्तक में परिभाषाएं हैं उनको याद करो, ठीक है ना, उसके लिए प्रोत्साहित करना, तो ये कोई जो है उद्देश्य नहीं है पर्यावरण शिक्षण का। तो इसका बी है जो ऑप्शन वो सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने यही पूछा है कि कौन सा उद्देश्य नहीं है पूछा है, तो जो गलत है वही सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, 45 पे हम आ गए हैं दोस्तों। बोलते बोलते मेरा गला दर्द करने लगा है। जो है ये वीडियो आज काफ़ी लंबा होने वाला है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए टॉप मोस्ट जो है 60 क्वेश्चन EVS के लेकर आई हूँ। ये क्वेश्चन करने के बाद मुझे 100% मतलब पूरा भरोसा है कि जो टेट एग्ज़ाम है, KVS का एग्ज़ाम है, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम है, ये क्वेश्चन उसमें आप लोगों की काफ़ी हेल्प करेंगे। तो ये क्वेश्चन, ये वीडियो देखने के बाद 110% मैं आप लोगों से बोल सकती हूँ कि पर्यावरण के प्रति जो आपका डर है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, वो डर आपका बिल्कुल निकल जाए, क्योंकि इनमें से जो है क्वेश्चन फंसना ही फंसना है दोस्तों। ठीक है ना, तो इसलिए मैं काफ़ी ढूंढ के टॉप मोस्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, तो हम देखिए 45 पे पहुंच गए हैं। तो क्या बोल रहा है 45 के, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक या फिर संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो है अवलोकन और अभिलेखन ये भी सही है, अभिव्यक्ति ये भी सही है, और विश्लेषण ये भी सही है। प्रयोग करना ही गलत है, तो इसका जो है डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, A, B और C। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कि रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है। रेटिंग स्केल में दोस्तों जो है कौन सी तकनीक का उपयोग होता है, तो रेटिंग स्केल विधि में दोस्तों किसी व्यक्ति को दिए गए कार्य में उसके प्रदर्शन का क्रमबद्ध अवलोकन किया जाता है। ठीक है, कैसा अवलोकन किया जाता है दोस्तों, क्रमबद्ध अवलोकन किया जाता है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा रेटिंग स्केल में। ठीक है, तो एक बार मैं फिर बोल देती हूँ, सुन लीजिए कि रेटिंग स्केल विधि जो होती है उसमें किसी व्यक्ति को दिए गए कार्य में उसके प्रदर्शन का क्रमबद्ध अवलोकन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि अभय ने क्या बोल रहा है कि अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित हैं। अब अभय है, उसने अपने छात्रों से कहा कि उस बीमारियों पर समूह में मतलब ग्रुप स्टडी करके कि उस बीमारियों पर सर्वेक्षण करो जो तुम्हारे घर के आसपास जो हैं लोग उस बीमारियों से ग्रसित हैं, पीड़ित हैं। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है। ठीक है ना, तो इसका आंसर अपना हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी,
कि इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। ठीक है, इससे क्या हुआ कि समुदाय को उस बीमारी को समझने में मदद मिली जिससे वे पीड़ित थे। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति में सामना करना पड़ा। बच्चों ने आगे बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे कि उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापन जैसे संसाधनों का प्रयोग करने, सुरक्षा पहलू पर चर्चा करने और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा करने के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, कौन सा है उसका? तो जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अन्वेषण दृष्टिकोण। ठीक है, कौन सा दृष्टिकोण है उसका? अन्वेषण दृष्टिकोण है। आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए बच्चों से आपातकाल के अनुभव पूछना, ये क्या होता है? ये अन्वेषण दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। क्या होता है? ये अन्वेषण दृष्टिकोण होता है। ठीक है ना, तो हम नेक्स्ट की तरफ अपने चलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या है हमारा? यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने, सॉरी क्वेश्चन पढ़ना भूल गई मैं, कि समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है। समुदाय जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है। क्यों है? क्योंकि यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। ये करेक्ट है। कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना स्वीकार कर सकता है, गलत है। यह सस्ता और सुलभ है, ये भी नहीं है। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान है, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाए कि यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। 50 पे हम आ गए हैं। 10 क्वेश्चन हमारे और बचे हुए हैं, तो 50 पे हम आ गए हैं दोस्तों। ठीक है, 50 क्वेश्चन पे हम आ गए। तो ईवीएस शिक्षण अधिगम ने कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे संबद्ध करने का तात्पर्य क्या है? तो पूर्व विद्यालय दृष्टिकोण, पाठचर्या से बाहर जाना, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, वैश्विक पर्यावरण मुद्दों और चिंताओं का पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। ईवीएस शिक्षण अधिगम ने कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना का मतलब क्या है? तो पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, बच्चे किताबों से थोड़ा निकलें, कुछ बाहर के परिवेश से सीखें। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं कि क्या है। कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता और माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं। यदि दादा दादी और अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार हो जाता है, यानी बड़ी फैमिली हो जाती है। आप इस बारे में आपकी सोच क्या है वो आपको बताना है। तो इस बारे में सोच क्या है दोस्तों? इस बारे में सोच ये है कि शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। क्या? शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। ठीक है, परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए, नहीं। परिवार की परिभाषा गलत है। रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है, नहीं, ये वाला सही है इसका, कि शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है या फिर गतिविधियां हैं? ठीक है ना, कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? तो फील्ड भ्रमण होता है, ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करना, चित्र पढ़ना। ईवीएस कक्षा में ये जिस सब क्या होती है, सब कुछ ईवीएस कक्षा की गतिविधियां होती हैं। ठीक है ना, तो ये देखिए फील्ड भ्रमण इसमें आ गया है। श्याम पट्ट का उपयोग यानी ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करना। ठीक है, चित्र पढ़ना। ठीक है ना, ऑडियो वीडियो जो भी कुछ होता है वो सब कुछ है। तो ये क्या है? उपयुक्त सभी, ये सभी क्या है? ईवीएस कक्षा की एक गतिविधि है ये सारी। ठीक है ना, विजुअल एड्स या फिर ऑडियो एड्स आता तो वो भी इसका करेक्ट आंसर था। तो उपयुक्त सभी हो जाएगी, सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है। यदि यह है, कैसे, क्यों कारण बन सकता है?
कि यह मतलब पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम जो है वो बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वह समावेशी हो, विषयगत हो, एकीकृत हो या फिर उपयुक्त सभी हो। तो कैसी होनी चाहिए जो पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम है, वो समावेशी भी होना चाहिए, विषयगत भी होना चाहिए, एकीकृत भी होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? उपयुक्त सभी। के पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह समावेशी भी हो, विषयगत भी हो और एकीकृत भी हो। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोलता है, देखिए कि ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। ठीक है, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है किसके प्रति? कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है, कि यह एक अवैध कार्य है, कि सपेरों के लिए सपेरों के लिए है क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर सपेरों को नहीं देखते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। ठीक है ना, तो इसका जो है ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों का अध्याय है वो बच्चों को जागरूक व संवेदनशील बनाने के लिए है कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तथा इस आजीविका से वंचित करने से पूर्व उन्हें विकल्प प्रदान करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन जो है दोस्तों अपना करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा प्रासंगिक है? ठीक है, क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? तो यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। मिड डे मील किसके लिए होता है? जो बच्चे विद्यालय में खाली पेट आते हैं उनके लिए होता है। यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। यह ईवीएस के शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। हमें यही लग रहा है, ये सारे तो बकवास ऑप्शन दिए हुए हैं, यही पॉजिटिव लग रहा है हमें कि यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। ठीक है, यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम चलते हैं 56 पे। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? बोझ के बिना कि अवबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कर दें पाठ्यक्रम को। ठीक है ना, स्कूल बैग का वजन कम कर दें या फिर ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कमी कर दें। ठीक है, तो ये भी सही नहीं है। स्कूल बैग का वजन कम कर दिए सही, ये सही है कि अवबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। अवबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 57 पे कि ईवीएस उद्देश्य है कक्षा में समूह में सीखने का क्या? ये थोड़ा गलत टाइप हो गया है। ये इस टाइप से होगा कि कक्षा में समूह में सीखने का मतलब ईवीएस की जो कक्षा होती है उसमें समूह में सीखने का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो उसमें समूह में सीखने का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इसका जो है ए ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर कि सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेना और सीखने के लिए सक्षम बनाना। ठीक है, ये जो है इसका ईवीएस का जो है समूह में सीखने का उद्देश्य है। क्यों, मतलब कहने का मतलब यह है कि ईवीएस में जो है कक्षा में समूह में क्यों सिखाया जाता है? ग्रुप स्टडी का उद्देश्य क्या है? अगर मैं शॉर्ट में अपनी बात करूँ, इन शॉर्ट बोलूँ तो कि ग्रुप स्टडी का क्या उद्देश्य है? तो क्या उद्देश्य है कि सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेना और सीखने में सक्षम बनाना। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि बाला BALA का पूरा रूप क्या है? बाला का जो है फुल फॉर्म इसमें पूछा गया है कि क्या है। तो इसको दोस्तों जो है बाला का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग लर्निंग एड। ठीक है ना, बिल्डिंग लर्निंग एड। तो जो है बाला का जो है फुल फॉर्म होता है दोस्तों ये। तो इसका करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। ठीक है, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ठीक है, क्या होता है? बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स, ये होता है बाला का फुल फॉर्म। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। वैकल्पिक ढांचे का अर्थ क्या है?
तो वैकल्पिक ढांचे का अर्थ क्या है दोस्तों? तो वैकल्पिक ढांचे ऐसे विचारों को कहा जाता है औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हो, ठीक है ना। कैसे विचारों को कहा जाता है? जो औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हो वो क्या होते हैं? वैकल्पिक ढांचे होते हैं। तो इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हम 60 पे आ गए हैं। तो देखिए 60 का क्वेश्चन क्या है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, यह खालिस्तान है। यह क्या है दोस्तों? तो यह क्या है? यह एक मिथक है। क्या है? मिथक है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं। यह एक मिथक है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, ठीक है। यह एक मिथ्या है, यह एक झूठ है, इसका कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ लिया जाता कि जैसे कि राम श्याम से कहता है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर होती हैं, तो यह क्या है? तो यह क्या है? यह रूढ़िबद्ध धारणा है। ये भी इसका करेक्ट आंसर था अगर ये नहीं होता तो, ठीक है ना। ये रूढ़िवादिता चला आ रहा है कि महिलाएं ये करती हैं, पुरुष ये करते हैं, महिलाओं को ये करना चाहिए, पुरुषों को ये करना चाहिए। एक रूढ़िवादिता धारणा है, ठीक है ना। तो इसका मिथक दिया हुआ है, इसलिए ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर नहीं दिया होता तो रूढ़िवादिता की तरफ हम जो है बढ़ते, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जो है 60 क्वेश्चन लेकर आई थी ईवीएस के, जिसमें जो है पेडागोजी थी। तो ये पेडागोजी आप लोगों के ना काफ़ी जो है एग्ज़ाम में हेल्प करने वाली है, इसलिए वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई थी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालती हूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँच सकेंगी। मैं अपने चैनल में जो है जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उन सब की वीडियोस डालती रहती हूँ, तो आप जो है मेरी वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, थैंक यू सो मच।